सो लास्ट क्लास तक मैंने बाइंड फोर्स स्टार्ट किया था। बाइंड फोर्स के साथ साथ हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लिया था। मैं जरा सा जल्दी जल्दी रिकॉल करा रहा हूँ। बाइंड फोर्स हमने डिस्कस किया था। अगर कहीं लिक्विड में अगर आपने किसी बॉडी को इमर्ज कर दिया तो लिक्विड इस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। इस अपवर्ड फोर्स को बाइंड फोर्स कहेंगे। जैसे आप लिक्विड में किसी बॉडी को इमर्ज करेंगे, लिक्विड उससे अपवर्ड एक फोर्स देगा, उस फोर्स को आप बाइंड फोर्स कहते हैं। फिर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टार्ट किया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि ये जो बाइंड फोर्स होगी, ये बाइंड फोर्स इक्वल होगी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के इक्वल एग्जैक्टली बाइंड फोर्स आएगी। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मैंने आपको बताया था बाय इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। बाय इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। तो अगर आपने एक बॉडी ली, लाइक एक कंटेनर लिया, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, या पूरा ही मानो पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। इसमें जैसे ही आप बॉडी डालोगे, भाई बॉडी का जितना वॉल्यूम होगा उतनी जगह तो चाहिए बॉडी को रहने के लिए। तो बॉडी क्या करेगी, उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देगी। पूरा भरा हुआ था लिक्विड से, आपने बॉडी डाली 2 मीटर क्यूब की, तो 2 मीटर क्यूब लिक्विड बाहर निकाल देगी, तभी तो ये 2 मीटर क्यूब की बॉडी आ सकती है। तो बॉडी ने जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस किया उस लिक्विड का वेट ले लो, वो वेट बाइंड फोर्स के इक्वल होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया। तो लास्ट जो मैंने डिस्कशन छोड़ा था वो यही छोड़ा था। बाइंड फोर्स। अब देखिए, इसको जरा प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने एक बॉडी इमर्ज कर दी, बॉडी का वॉल्यूम V। यहां एक बाइंड फोर्स एक्ट करेगी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो मैं यूज कर रहा हूं डेंसिटी ऑफ बॉडी। रो इज डेंसिटी ऑफ। तो देखिए, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट बाइंड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। देखो यहां जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं यही स्टेटमेंट्स फॉर्मूला, अलग से कोई फॉर्मूला निकल कर नहीं आएगा। इट्स मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी। कोई फोर्स होता है वेट के इक्वल मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को, भाई मास को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आप लिख सकते हैं इट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड multiplied by density of liquid multiplied by G, that's बाइंड फोर्स। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है किसके इक्वल होगा, जितना आपने सॉलिड इमर्ज किया। दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equal to volume of immersed part of solid। भाई अगर आपने एक सॉलिड लिया 2 मीटर क्यूब का, पूरा सॉलिड लिक्विड में डाल दिया, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, 2 मीटर क्यूब। सॉलिड का वॉल्यूम था 2 मीटर क्यूब, आपने आधा इमर्ज किया, तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेगा, आधा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा।
तो जो भी लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो सॉलिड के उस वॉल्यूम के इक्वल होगा जो वॉल्यूम इमर्ज हो रहा है। तो आप यहां से लिख सकते हैं इसके आगे कि एफ बी इज बॉइंट फोर्स इज वॉल्यूम ऑफ, भाई ये सब फॉर्मूला है, इसे भी लोग फॉर्मूला कह देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट, volume of immersed part of body multiplied by density of liquid multiplied by G. नहीं अक्षय जरूरी नहीं है, डेंसिटीज अलग अलग हैं तो वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम का मास सेम कैसे हो जाएगा, अलग अलग मास होगा। सेम तो तब होता है जब डेंसिटी सेम होती है, आप कह रहे हो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी सेम है तब, अदरवाइज ये कभी ट्रू नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये भी बॉइंट फोर्स का एग्जांपल है। ये सब फॉर्मूले हैं जिससे आप बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब इसी में अगर मैं आपसे ये लिख दूं कि बॉडी इज फुल्ली इमर्ज्ड, अब जल्दी जल्दी लिखूंगा कि बॉडी को पूरी तरह से इमर्ज कर दिया, तो बॉडी का वॉल्यूम जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं बॉइंट फोर्स जो होगी दैट इज सिग्मा V मल्टीप्लाइड बाय G, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, लिक्विड की डेंसिटी और G। ये हमेशा याद रखना, सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी ले रहा हूं मैं, सॉलिड की नहीं है। सर हाँ जी सर ये तभी वैलिड होगा ना जब हम मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको थ्रू ना करें, कोई एक्सटर्नल ज्यादा फोर्स लगा के नॉर्मली इमर्ज करें। दोबारा बोलिए हर्षित, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि ये तभी वैलिड होगा ना कि अगर हम उस बॉडी को मतलब उस पर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाए, जैसे फेंक देते हैं हम पानी में, सर उस चीज के लिए ये इनवैलिड होगा ना। आप किसी भी तरह से लगा लें, हम तो सिर्फ वो फोर्स ले रहे हैं जो वाटर लगाएगा उसके ऊपर, बस। आप फेंकें उसे या रख दें, वाटर जो फोर्स लगाएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स पर फर्क पड़ेगा। मान लीजिए वाटर लगा रहा था 2 न्यूटन, आपने बॉडी को ऐसे ही रख दिया तब भी वाटर 2 न्यूटन लगाएगा। आपने बॉडी पर ऊपर से 5 न्यूटन लगा दी, वाटर अब भी 2 न्यूटन लगाएगा। वो एक अलग बात है कि नेट फोर्स 3 न्यूटन होगी जो नीचे एक्ट करेगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आप बॉडी को कैसे डाल रहे हैं। पॉइंट फोर्स सिर्फ इस पर डिपेंड करती है, ये जो फैक्टर्स लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिपेंड करेगा वो आपने सॉलिड को कितना इमर्ज किया। मतलब अगर हम उसे कोई हाइट से फेंके तब भी कंडीशन सेम ही रहेगी। कंडीशन सेम रहेगी। ओके ओके थैंक यू। अब्दुल्ला, आप बॉडी को हाफ इमर्ज करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। आधा लेंगे तो बॉडी का आधा वॉल्यूम यूज करेंगे, 1/4 इमर्ज करेंगे तो बॉडी का 1/4 वॉल्यूम यूज करेंगे। इतना लिखिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा, आपको ये समझ में आएगा। लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए इतना। अब्दुल अन्नान, बहुत दिनों बाद आए आप क्लास में, लास्ट वीक शायद थे नहीं आप। अच्छा, कौन सा एंट्रेंस था अब्दुल? भाई आप लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसे रब करते हैं, एक आध क्वेश्चन करेंगे, जरा आपको पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हो अब्दुल? अब्दुल एडमिशन लेने से पहले ना मुझसे एक बार डिस्कस करना। भाई लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो करो। तो अब देखो, पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करना इस एग्जाम्पल से आप सीख जाएंगे, और इस एग्जाम्पल में अगर आप नहीं सीखे तो फिर आप कभी पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, अगर आप इस एग्जाम्पल में नहीं सीखे।
हाँ, सो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। अगर आप इस एग्जांपल में सीख गए पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करना तो आप सीख गए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है सिखाना। भाई लिक्विड है, लिक्विड वाटर ले लेते हैं तो आपको डेंसिटी पता है वाटर की 1000 होती है। आपने दो बॉडी इमर्ज की हुई है, एक बॉडी ऐसे इमर्ज की है, एक बॉडी ऐसे इमर्ज की है। तो इसमें कुछ ऐसा है कि बॉडी ए का ऑलमोस्ट 50% पोर्शन इमर्ज है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी ए एंड बी आर 10 मीटर क्यूब। दोनों ए और बी का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। 50% of body A is immersed and body B is fully immersed. Body B is fully immersed. Calculate buoyant force on A and B. तो देखिए इसको तो मैं सॉल्व करता हूँ। buoyant force था क्या? buoyant force is volume of immersed part of body multiplied by density of liquid multiplied by G. तो देखिए जो पार्ट इमर्ज हुआ ए के लिए, बॉडी ए के लिए, पहले मैं बॉडी ए के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ए का 50% पार्ट इमर्ज हुआ, वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। 50% जो पोर्शन होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 मीटर क्यूब। डेंसिटी लिक्विड वाटर है, वाटर की डेंसिटी इतने तो याद होना चाहिए 1000 होती है, जी की वैल्यू 10 होती है। तो ये आ गया 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 मीटर। जब हम बॉडी बी लेंगे, बॉडी बी में भी यही होगा, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो जो इमर्ज पार्ट का वॉल्यूम है पूरी तरह से इमर्ज है भाई, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर है 1000 इंटू 10, तो ये 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन आ गया। इसमें बताइए अगर किसी को डाउट है, भाई यहाँ नहीं समझ में आया तो ये बॉइंट फोर्स तो गया आपसे, फिर तो मेरे बस का नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ अगर आप ये नहीं समझ पा रहे। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट है? मतलब टाइप करना इतना मुश्किल काम तो नहीं है। चलो जी, मानसविन का क्लियर हुआ, गौरव को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेत्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस बॉइंट, यस युवराज, बॉइंट फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स। बॉइंट फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स। बेसिकली वेट की इक्वल होती है युवराज। बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जी डाउनवर्ड से डजंट मीन कि मैं जी को डाउनवर्ड सेंस में यूज कर रहा हूँ, वेट की इक्वल है, लिक्विड के वेट की इक्वल। ओके, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रब कर दूं इसे मैं? ए की जगह बी लिखा है। अच्छा, यस, थैंक यू मैत्री। एफ। तो ये सब ने लिख लिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो इसको तो मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए इसके बाद एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं एपरेंट वेट।
अब देखिए होता क्या है, जैसे ही आप किसी लिक्विड को, अगर ये लिक्विड था और इस लिक्विड में आपने किसी बॉडी को इमर्ज कर दिया, यहाँ बना देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं, ये कंटेनर लिया और आपने इस कंटेनर में लिक्विड भरा और यहाँ आपने बॉडी रख दी, मास है इनकी बॉडी। अब आपको ये सोचना है इस बॉडी पर कितनी फोर्सेस काम कर रही है, नंबर ऑफ फोर्सेस बता दीजिए, टोटल कितनी फोर्सेस काम कर रही है, 1 2 3, कितनी फोर्सेस है? 3 से ज्यादा तो नहीं दिखनी चाहिए, किसी को 3 से ज्यादा दिख रही है तो भी बता देना। नंबर ऑफ फोर्सेस बताओ भाई, जल्दी जल्दी। ये तुम स्लो हो गए हो या डिले इंटरनेट की वजह से? युवराज बिल्कुल सही कर रहा है, आमना सही है, सुधांशु करेक्ट है, यश गड़बड़ कर रहा है, अब्दुल हन्नान का सही है, अनुभव का सही है, मेत्री का गलत है, खैसपल 5, अबे कहाँ कहाँ सोच रहे हो, मानसवन गलत। अच्छा, वो तो कैंसिल हो जाती है, कैसप्लो से क्यों कंसीडर कर रहे हो? मैं देखो, एक तो नीचे वेट एक्ट कर रहा होगा mg, युवराज का सही था, युवराज का भी सही था, मेत्री का अब सही है, और एक ऊपर से बॉइंट फोर्स। अब खैसपल राइट लेफ्ट से जो फोर्सेस ली थी यार वो तो कैंसिल हो जाएंगी, और कौन सी है फोर्स, तीसरी फोर्स कौन सी है? मानस तुम्हारे भी 3 आ रहा था, तीसरी फोर्स कौन सी है? तीसरी फोर्स प्रेशर ही की वजह से तो पॉइंट फोर्स आ रही है, वो जो आप प्रेशर ले रहे हैं ना वाटर कॉलम का, वो सारा प्रेशर ही तो बैलेंस कर कर ये पॉइंट फोर्स बना रहा है। देखो पॉइंट फोर्स है क्या, ऊपर से प्रेशर एक्ट करेगा P1, नीचे से प्रेशर एक्ट करेगा P2, P2 माइनस P1 इंटू ए ही तो पॉइंट फोर्स है। तो जब आप पॉइंट फोर्स ले रहे हैं आपने प्रेशर काउंट कर लिया, पी के नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए मेत्री, मैं बॉडी पर नेट फोर्स ले रहा हूं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से भी एक्ट करेगा, और उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहां से भी बॉडी पर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है P1 और जो नीचे से प्रेशर एक्ट कर रहा है P2, दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो जब मैं P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू पॉइंट फोर्स लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ 2 फोर्सेस हैं, एक वेट है बॉडी का और एक पॉइंट फोर्स। बताओ इसमें और कोई डिस्कशन? दिशा? सर आपने क्या बोला, पी के नॉट को रिएक्शन मतलब उसका एफ नेट 0 कर देना है ना? देखिए ये P1 है ना, तो इस यस सर। P1 में जो भी हाइट है इसकी वो भी आएगी और P0 भी आएगा। जब आप P2 लेंगे तो कुछ और हाइट हो जाएगी, P0 आ जाएगा। जब आप P2 माइनस P1 करोगे तो P0 कैंसिल हो जाएगा, या ओके ओके और वही आपको पॉइंट फोर्स देगा। सर। सो एपरेंट, अब 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट एक पॉइंट फोर्स। तो एपरेंट वेट जिसे हम कहते हैं ना, और भाई क्लास में आंसर्स दिया करो, वरना दिमाग इतना कंफर्ट जोन में बैठा होगा कि आप कुछ नहीं सीखेंगे। वेट माइनस पॉइंट, weight which is acting in downwards direction, point force which is acting in upwards direction। जब आप डिफरेंस लोगे दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा उसे आप एपरेंट वेट कहेंगे। अब इसको करने के कई फॉर्मूले, मतलब ये है एपरेंट वेट। अब इसमें मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूं जो अक्सर एनसीईआरटी में दी होती है, एज्यूमिंग दैट बॉडी इज फुल्ली इमर्ज्ड, बॉडी इज फुल्ली इमर्ज्ड। तो आगे की जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं उसमें ये अप्रोक्सीमेशन है। हाँ युवराज, इट इज वेट minus the buoyant force. If a body is placed in a liquid, so the net weight of the body is apparent weight. क्योंकि जब आपने इमर्ज कर दिया तो along with weight एक buoyant force एक्ट कर रही है, बॉडी लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है।
तो वेट माइनस बॉइंट फोर्स इज एपरेंट फोर्स। लिक्विड में जब बॉडी को डालोगे जो वेट मेजर करोगे उसे एपरेंट वेट है। अब अगर बॉडी फुल्ली इमर्ज्ड है, अच्छा हर्षित, ग्रेटर भी हो सकता है वेट से, इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, बॉइंट फोर्स तीनों काम हो सकते हैं। अगर ग्रेटर होगा तो बाहर ही फेंक देगा लिक्विड के, बॉडी इमर्ज ही नहीं होगी, बाहर चली जाएगी। सर तो हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। हाँ, तो नेगेटिव आ जाएगा। यस यस, इट कैन बी नेगेटिव बिकॉज इफ FB is greater than W then this thing is negative. If it is सर negative that रीजन ये means, हो सकता है ना कि वो लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। अभी मैं उस डिस्कशन पर आऊंगा डेंसिटी के टर्म्स में। फिलहाल जो तुमने पूछा था वो यही कि नेट buoyant force could be greater than weight, it could be negative. If it is negative that means net force is acting in upwards direction, बॉडी को ऊपर पुश कर दे। अभी उस पर आता हूं मैं डेंसिटीज के रिलेशन पर, जस्ट अभी 2 मिनट में आऊंगा। अगर बॉडी फुल्ली इमर्ज्ड है, हाँ मनस्मन सब लिक्विड्स में अलग होगा क्योंकि सारे लिक्विड्स की डेंसिटीज अलग है, तो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो सारे लिक्विड्स के लिए ये वैल्यू अलग आएगी। सो इफ बॉडी इज फुल्ली इमर्ज्ड, अगर बॉडी को आपने पूरी तरह से इमर्ज कर दिया तो आप लिख सकते हैं कि जो एपरेंट वेट होगा इट्स वेट माइनस बॉइंट फोर्स होता है। वेट को आप ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ बॉडी, पर मैं पूरी टर्म सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत तरह की एक साथ टर्म्स यूज करेंगे आप। तो मास ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होना मास ऑफ immersed part of body, immersed part of body into density of liquid, density क्यों है, volume of immersed part of body multiplied by density of liquid multiplied by G। अभी जो मास ऑफ बॉडी है ना, इस मास ऑफ बॉडी को आप लिख सकते हैं बॉडी का वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। बॉडी फुल्ली इमर्ज है तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी भी V हो जाएगा। बॉडी का वॉल्यूम V था, पूरा आपने इमर्ज कर दिया, ये भी V हो जाएगा। लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा इट्स G। सो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो एपरेंट वेट होगा दैट्स V इंटू जी, इट्स रो माइनस सिग्मा। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां से सिग्मा आप कॉमन, रो कॉमन ले लो। तो जब आप रो कॉमन लेंगे तो एपरेंट वेट को लिख सकते हैं VG सिग्मा रो, सॉरी इट्स V0 1 माइनस सिग्मा बाय, याद आएगा, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी, बॉडी का टोटल वॉल्यूम V है। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, वेट होगा इट्स W 1 माइनस सिग्मा रो। So this W is the weight of the body. Yes, Yuvraj, we are doing this for this last expression. Isn't it easier अगर आपको apparent weight और real weight में relation पूछ ले, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, just need sigma, the density of the liquid and the density of the body. सिर्फ इस last expression के लिए सारा काम कर। But I personally believe इसकी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से काम चल जाएगा, but कुछ बुक्स में आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, you should at least know, आप यूज करो ना करो but you should at least know कि ये कहाँ से आया। चलिए लिखिए। इतना लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कोई डाउट है। इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे या एक फैक्ट और पढ़ेंगे। सर यस कैस्टन। सर उस बॉडी पे नीचे से प्रेशर नीचे से लग रहा होगा, वो भी P0 प्लस रो GH के बराबर होगा। बिल्कुल नीचे से लगेगा तो भी
हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे तो ऐसा एक्सक्यूज मी सर, पास्कल्स लॉ कहता है ना कि प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस 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 ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम क्वेश्चन एक्सक्लूड करें तो इस अपेरेंट वेट वाला जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है, इससे पहले हमने बॉइंट फोर्स वाला ही किया था ना? हम्म, मतलब से वैसे पूछ रहे, इसके पीछे बॉइंट फोर्स ही था ना सर, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा इसके पहले जस्ट पॉइंट फोर्स था, जब आपने कनेक्ट किया था ना वहीं से मैंने स्टार्ट किया। जी इससे पहले सर। जस्ट पॉइंट फोर्स के बाद एपरेंट वेट। एक कंसेप्ट और कनेक्ट होगा फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे, लाइक न्यूमेरिकल एपरेंट फोर्स, सॉरी एपरेंट वेट, पॉइंट फोर्स और एक फ्लोटेशन तीनों को कंबाइन करके रब कर दूं, ये सब लिख चुके हैं सर अगर सर हम जब बॉडी फुली इमर्ज्ड है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी ना? दैट डिपेंड्स, दैट सिंपली डिपेंड्स कि W और FB में क्या रिलेशन। इक्विलिब्रियम तब होगा व्हेन बोथ आर इक्वल, राइट? अभी तो मैंने सिर्फ ये निकाल दिया एपरेंट वेट कितना है। अगर एपरेंट वेट पॉजिटिव है तो बॉडी नीचे जा सकती है। ये ऐसा है मानस कि एक बॉडी है, इसको मैंने लिक्विड में डाला, वेट ऑफ द बॉडी इज लेट्स से 100 न्यूटन, द बॉइंग फोर्स इज 80 न्यूटन, तो हाउ मच इज एपरेंट वेट? मानस, वेट इज 100 न्यूटन, बॉइंग फोर्स इज 80 न्यूटन, तो एपरेंट वेट कितना होगा? इट्स 100 माइनस 80, दैट्स 20 न्यूटन। और ये 20 न्यूटन कहाँ एक्ट करेगा? इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, तो ये बॉडी नीचे चली जाएगी। अभी मैं इक्विलिब्रियम नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ एपरेंट वेट क्या हो। अगर बॉडी स्टिल है तब वो इक्विलिब्रियम पे होगी। यस, अगर बॉडी स्टिल है दैट मींस, अभी आता हूँ, उसको फ्लोटेशन कहते हैं। यस सर। वही बोला। सर इसका मतलब अगर अपेरेंट वेट माइनस में हो सकता है, अगर बॉडी ऊपर जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि बॉइंग फोर्स वेट से ज्यादा है तो उसको बॉडी को ऊपर पुश करेगा। हाँ अब्दुल्ला, इफ बॉडी इज v इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी, अगर बॉडी फुल्ली इमर्ज्ड है तो एपरेंट वेट होता है वेट माइनस बॉइंट फोर्स। वेट होता है मास ऑफ बॉडी इनटू g, बॉइंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। ये कह रहा था अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। बॉडी फुल्ली इमर्ज्ड है, बॉडी का वॉल्यूम v, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इज रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो इमर्ज पार्ट है उसका वॉल्यूम v है, इमर्ज पार्ट की डेंसिटी सिग्मा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। vg को आप अलग ले सकते हो, दिस इज रो माइनस सिग्मा। आप रो अलग ले सकते हो, दिस वुड बी 1 माइनस सिग्मा। दिस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g इज बेसिकली द वेट ऑफ द बॉडी, सो इट्स वेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो। अब्दुल्ला सर यस। सर अगर फोर्स और बॉइंट फोर्स और वेट एक बराबर ना हो के कुछ रिजल्टेंट फोर्स दे रहा होगा तो फिर हम उसमें एक्सेलरेशन के साथ काइनेमेटिक्स का हर क्वांटिटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल लगा, ओके प्रोवाइडेड विस्कोसिटी ना हो, वरना तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो जाएगा। सर यस मेरी। सर वॉल्यूम और जो आपने सिग्मा लिखा है वो मास ऑफ द बॉडी है ना? वॉल्यूम एंड रो, राइट? ये यस सर, रो। दिस इज मास ऑफ द बॉडी, ओके। मास इज वॉल्यूम। सर अगर हम इसे चेंज नहीं करते तो हमें डिराइव नहीं कर पाते ना, मतलब मास से वॉल्यूम में फिर वापस मास में गए। हाँ मतलब मुझे ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है, मुझे इस फॉर्म में तो लेकर ही आना, दोनों को सेम वॉल्यूम की टर्म्स में लेकर आना, इसलिए चलिए इसको मैं रब कर दूंगा। अब जो आप लोग बार बार फ्लोटेशन पूछ रहे हैं ना, वो जो आप कह रहे हो इक्विलिब्रियम, दैट्स बेसिकली लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सो देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है। अच्छा अभी लिखा नहीं था। सर यस यस। सर ये बॉइंट फोर्स डेप्थ के साथ वेरी करेगा? नहीं, पॉइंट फोर्स सिर्फ डिपेंड करेगा लिक्विड की डेंसिटी पर और इसके ऊपर की सॉलिड कितना इमर्ज हुआ है। अगर सॉलिड इमर्ज है, आप उसको कितना भी नीचे ले जाओ, जब तक लिक्विड की डेंसिटी सेम है पॉइंट फोर्स सेम रहेगी। बट ज्यादा डेप्थ पे तो चेंज हो जाती है ना लिक्विड की डेंसिटी। प्रैक्टिकली यही होता है, जब तुम वाटर में डेप्थ में जाओगे तो डेंसिटी कम होती चली जाती है, सॉरी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। डेंसिटी चेंज होगी, लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो गई तो पॉइंट फोर्स चेंज हो गई। डिपेंड्स तो ऑन वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? डेंसिटी।
नो सर, buoyant force. डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। वाटर में क्या होता है, जैसे जैसे आप अगर ओशन ले रहे हो, ओशन की डेप्थ में जाओगे तो वाटर की डेंसिटी बढ़ती है। ये मैंने बल्क मॉडुलस में कैलकुलेट भी कराया था। तो अगर डेंसिटी बढ़ गई तो बुऑयंट फोर्स बढ़ जाएगी। बट ये होता तब है जब ओशन जैसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। अगर तुम कंटेनर ले लो 5-10 मीटर का, तो वाटर की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके यश, Yes sir. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है। अगर एक बॉडी को मैंने लिक्विड में इमर्ज कर दिया, मतलब इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, और ये मैंने बॉडी इसमें इमर्ज कर दी, लेट्स से फुली इमर्ज नहीं, पार्शियली इमर्ज कर देता, ऐसे कर देता। भाई बॉडी का डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा होगा, अपवर्ड्स बुऑयंट फोर्स एक्ट करेगी ऐसे। मुझे एक कंडीशन बता सकते हो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? आपको क्या लगता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में? सर जब जितना इमर्स्ड होगा लिक्विड में, उसकी जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो होगा, और जो उसका इफेक्टिव क्या कहते हैं सर उसे, कौन सा वेट होता था सर वो, एपरेंट वेट। सो उसका सर एपरेंट वेट जब बुऑयंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नॉट एपरेंट वेट सर मतलब when जितना इमर्स्ड है FV सिर्फ उसका। एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। यस, जब वेट और बुऑयंट फोर्स बैलेंस करता है। मान लो एक बॉडी है, नहीं वेट नेग्लिजिबल नहीं है भाई, एक बॉडी है, फाइनाइट वेट है उसका, आपने उसे डाल दिया लिक्विड में, उस पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं। वेट नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, बुऑयंट फोर्स ऊपर पुश करने की कोशिश कर रही है। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए तो बॉडी फ्लोट कर जाएगी। फॉर फ्लोटेशन weight of body should be equal to buoyant force. This is the law of flotation. अच्छा अब बताओ मुझे युवराज, apparent weight कितना हो जाएगा? सर 0। तो अगर बॉडी फ्लोट करेगी तो apparent weight 0 हो रहा होगा, क्योंकि वेट नहीं है तभी तो फ्लोट कर रही है। वेट होता तो नीचे चली जाती, नेगेटिव वेट होता तो ऊपर चली जाती। फ्लोट कर रही है इक्विलिब्रियम में, दैट मींस नेट वेट इज 0, apparent weight is 0। ये क्लियर है? कैस्टल, मानस। सर अगर हम इसको देखें सर, हाँ। सर अगर हम इसको देखें और अगर हमारी बॉडी जस्ट इमर्स्ड है, लाइक एकदम प्रॉपरली इमर्स्ड है, एकदम नीचे नहीं है बट एकदम ऊपर लेयर पे है, तो अगर हमें उस बॉडी का वेट निकालना है तो उसका एपरेंट वेट प्लस बुऑयंट फोर्स करोगे तो उसका एक्चुअल वेट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक्चुअल वेट आ जाएगा। अब जो तुम कह रहे हो ना कि वो जो टॉप सरफेस पर जब बॉडी है तो बड़ी स्पेशल डेंसिटी में ऐसा होता है कि बॉडी बिल्कुल लिक्विड की सरफेस के साथ साथ फ्लोट कर रही है, वो केसेस ले लेते हैं। तो यहाँ क्लियर हुआ युवराज? बाकी तो यस सर। अब इसमें आपने बोला कि बॉयंट फोर्स के डेप्थ के साथ बॉयंट फोर्स वेरी नहीं करेगा, तो वो बॉडी भले ही मतलब अगर कंप्लीटली इमर्स्ड है और उसकी डेप्थ कुछ भी है तो सर वेट तो आ ही जाएगा ना? नहीं समझा मैं, क्यों आ जाएगा? बॉडी फुल्ली अर्शित है ना? हाँ सर, फुल्ली इमर्स्ड है, मतलब इसने ऐसा इसमें बोला था कि कहता है एकदम लेयर टू लेयर चल रही है। मैं कह रहा हूँ सर किसी भी डेप्थ पे हो सर तब भी वेट आ जाएगा, अगर हम उस कंडीशन को नहीं ले रही है कि डेंसिटी के सॉरी डेप्थ के साथ डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है। भाई देखिए आप कहीं भी डाल दीजिए, यहाँ एक वेट तो होगा ही होगा ना बॉडी का, हार्ट इससे पुल करेगा, वाटर पुश करेगा ही करेगा, है ना? ऐसे होगा अर्शित? यस सर, यस सर। अब अगर मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि ये बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्लोट करने का क्या मतलब है? ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। यस सर। बेसिक लॉज ऑफ मोशन। अगर बॉडी ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है और उस पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें। यस सर। जब नेट फोर्स 0 हो। यस सर। नेट फोर्स का क्या मतलब है? एपरेंट वेट, जो W माइनस FB होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो गई तब तो एपरेंट वेट 0 हो जाएगा। अर्शित ओके ओके सर, तो मतलब ये तभी पॉसिबल है जब वो एकदम लेयर टू लेयर वो करे। नहीं नहीं, हमेशा पॉसिबल है, बॉडी कैसी भी लिक्विड में पड़ी हुई हो। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ फ्लोट कर रही है तो नेट फोर्स कितनी होगी हर्षित? सर 0 होगी। नेट फोर्स 0 कब हो सकती है? कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं इसमें? तो दो फोर्सेस काम कर रही है अगर दोनों इक्वल हो।
दोनों इक्वल हो। अब बताओ तुम, मैं तुम्हारा क्वेश्चन शायद नहीं समझ पा रहा हूँ। उसमें लेयर टू लेयर या नीचे की तो बात ही नहीं आ रही, कहीं भी जाए अगर बॉइंट फोर्स वेट को बैलेंस कर जाती है तो बॉडी फ्लोट कर जाएगी। ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ, यश, कैन द बॉडी हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल? Ideally, yes, because net force is zero. That means body can move with a constant velocity. So even in flotation, अगर आपके पास नेट फोर्स जीरो है तो ये पॉसिबल है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। बट यूजुअली जब बॉडी फ्लोट करती है तो वो रेस्ट में रहती है, ऊपर नीचे मूव नहीं करती। एक बार ये फोर्सेस इसको बैलेंस कर देंगी ना तो बॉडी को रेस्ट में ले आएगी। आपको इनिशियल फोर्स नहीं है जो इसे मोशन दे दे, तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। सर तो ऐसे एग्जांपल्स कौन से हैं जो जिसमें ना ही बॉडी सिंक कर रही है और ना ही सरफेस के ऊपर है, बीचों बीच है? अभी आ रहा हूँ, तो सभी आ रहा हूँ, उसी बात। अगर हम सी के नीचे जाते जाएं तो पॉइंट फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। जी अब्दुल्ला, जैसे जैसे आप सी के नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, पॉइंट फोर्स बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें केस वन, बल्ब नहीं समझा सुधांशु, बराबर। फ्लोट करता है सुधांशु, ऊपर आके फ्लोट करता है। तो देखिए इसमें ना आप तीन केसेस देख सकते हैं। एक हो सकता है कि भाई वेट एग्जैक्टली बॉइंट फोर्स के इक्वल हो जाए, बॉडी फुल्ली इमर्ज्ड है और वेट बॉइंट फोर्स के इक्वल है। तो वेट क्या होगा, v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय g। बॉइंट फोर्स इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय g। तो ये कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। तो ये फ्लोट तभी करेगी जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल होगी। मैं सारे केसेस में ये कंसिडर कर रहा हूं कि बॉडी इज फुल्ली इमर्ज्ड, बॉडी इज फुल्ली इमर्ज्ड। तो अगर बॉडी फुल्ली इमर्ज्ड है और W इज इक्वल टू FB है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, लाइक इससे अलग है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का पार्ट नहीं है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से अलग है। तो अगर बॉडी फुल्ली इमर्ज्ड है और मैं कह रहा हूं W इज इक्वल टू FB है, दैट मीन्स बॉडी फ्लोट करेगी। तो बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी इक्वल होनी चाहिए। केस 2, अगर मैं आपसे कह रहा हूं वेट बॉइंट फोर्स से ज्यादा है, बॉडी का वेट बॉइंट फोर्स से ज्यादा है, अगर वेट बॉइंट फोर्स से ज्यादा है तो जो बॉडी होगी वो बॉडी सिंक कर जाएगी। अगर आप उसे डेंसिटी की टर्म्स में देखना चाहते हैं तो V और डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू G is greater than volume of body density of liquid into G। G से G कैंसिल हुआ, V से V कैंसिल हुआ, तो बॉडी की जो डेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा, लाइक वाटर में आपने आयरन डाल दिया तो वो हर हाल में आयरन सिंक ही होगा, क्योंकि आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी। फर्स्ट केस दोबारा बता दूं, देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इन तीनों ही केसेस में बॉडी फुल्ली इमर्ज्ड है, मैंने बॉडी को पूरी तरह से इमर्ज कर दिया। मैं आपसे कहता हूं वेट और बॉइंट फोर्स इक्वल, अगर वेट और बॉइंट फोर्स इक्वल होंगे तो बॉडी फ्लोट कर जाएगी। इस कंडीशन को मैं डेंसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि डेंसिटीज में क्या रिलेशन होगा कि बॉडी फुल्ली इमर्ज होने के बाद फ्लोट करने लगे। तो आप लिख सकते हैं बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी की इक्वल होगी, क्योंकि वेट होता है मास इंटू जी, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, तो इक्वल आ गया। केस 2, अगर मैं आपसे कहता हूं बॉडी ऊपर जाती है तो वेट इज से, अगर मैं आपसे कह रहा हूं वेट इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स, वेट ज्यादा है तो बॉडी नीचे आएगी, सिंक कर जाएगी। अब इस कंडीशन को मुझे ट्रांसलेट करना है डेंसिटी की टर्म्स में, तो वेट को लिख दिया मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये आ गया बॉडी की डेंसिटी इज ग्रेटर देन लिक्विड की डेंसिटी।
अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो हर हाल में बॉडी सिंक करेगी। तीसरा, अगर मैं आपसे कहता हूं वेट बॉइंट फोर्स से कम है, बॉइंट फोर्स ज्यादा है, तो आप लोगों को क्या लगता है, फ्लोट करेगी, सिंक करेगी या ऊपर पुश हो जाएगी, अपवर्ड जाएगी? सर अपवर्ड जाएगी। अपवर्ड्स। बॉडी विल मूव अपवर्ड्स, अपवर्ड्स चली जाएगी, एक अपवर्ड्स पुश मिलेगा। वेट को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। बॉइंट फोर्स को लिख सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। वॉल्यूम ने वॉल्यूम कैंसिल कर दिया, जी ने जी कैंसिल कर दिया, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम। ये तब होगा जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम, तब ऐसा मिलेगा कि एक अपवर्ड पुश मिलेगा और बॉडी ऊपर चली जाएगी। इतना लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन, अल्टीमेटली तो फ्लोट ही करेगी ना। अल्टीमेटली फ्लोट, पहले ऊपर जाएगी, फिर जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तब फ्लोट करेगी। ओके ओके। फ्लोट इज इक्विलिब्रियम, या तो अपवर्ड्स पुश मिल रही है, पहले ऊपर जाएगी, फिर जब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी तब फ्लोट करेगी। इतना लिखो और मुझे बताओ लास्ट डिस्कशन इस पर कुछ है, क्योंकि इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। इसमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे क्या क्या बन सकता है। सर यस यश, सर एयर भी पॉइंट फोर्स अप्लाई करती है? बिल्कुल, इसीलिए पैराशूट ओपन करने के बाद आदमी ऊपर चला जाता है। बॉइंट फोर्स सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं है, वो तो क्वेश्चन ज्यादातर लिक्विड पर होते हैं, इसीलिए मैं बार बार लिक्विड ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्लूइड के लिए, कोई भी फ्लूइड हो, लिक्विड या गैस, दोनों में से कुछ, हाँ मेथ्री हो सकता है अगर डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस। बस इतना हो सकता है कि बॉडी ना टॉप सरफेस पर आ जाएगी लिक्विड के, उसके बाहर नहीं, टॉप सरफेस पर आ जाएगी। जैसे होता है लाइक वो मग लो, मग को खाली करो और उसको बकेट के अंदर पानी भरा हुआ, उस मग को दबा दो, छोड़ोगे तो मग ऊपर आ जाता है। ऑब्जर्व किया? तो वहां बेसिकली सिर्फ ये होता है, उस मग में जो एयर फिल्ड है ना, उस एयर की वजह से मग की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। आप पुश करते हो तो बॉइंट फोर्स उसके वेट से ज्यादा है, तो ऊपर नीचे, तो वो बेसिकली इसका एग्जाम्पल। अच्छा, एक बड़ा, सुधांशु सर कुछ केसेस में चीज मिड वाटर में रह जाती है। हाँ, तो वो ये वाला केस है कि वेट पॉइंट फोर्स के इक्वल हो गया तो वो फ्लोट कर दे रही। सुधांशु, आप जो पूछ रहे हैं वो ये वाला केस। अनुभव, सबमरीन कंटेन्स दैट समथिंग। अनुभव, सबमरीन में ना कंप्रेस्ड एयर को ऐड करने और निकालने का प्रोसीजर होता है कि आप एयर फिल कर सकते हैं, एयर बाहर निकाल सकते हैं, तो उसकी वजह से आप डेंसिटी बार बार चेंज करते हैं तो ऊपर नीचे चली जाती है, बेसिकली कंप्रेस्ड एयर की वजह से। एयर अंदर डाल दोगे डेंसिटी कम हो जाएगी, एयर बाहर निकाल दोगे डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो वो बेसिकली एयर, कंप्रेस्ड एयर की वजह से। अनुभव, चलो सब लिख चुके हैं। अनुभव और गौरव का भी डाउट है, जब बॉडी और वाटर की डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता तो नहीं। गौरव, अगर पूरा इमर्ज होने के बाद भी वेट अगर बॉइंट फोर्स से ज्यादा है, बॉडी फुल्ली इमर्ज हो गई बट वेट बॉइंट फोर्स से ज्यादा है, चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा क्यों ना हो, बॉडी तो सिंक कर जाएगी ना, क्योंकि बॉइंट फोर्स तो अल्टीमेटली बढ़ नहीं रही कहीं जाके। अनलेस एंड अनटिल आप ओशन ले लो तो एक अलग बात है, जब तक वेट को बॉइंट फोर्स बैलेंस ना कर दे, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, बॉडी फ्लोट ही करती रहेगी, सिंक कर जाएगी, फ्लोट नहीं कर सकती। फ्लोट तभी करेगी गौरव जब ये कंडीशन अचीव हो जाए। हाँ गौरव, ओशन में हो जाएगा। नहीं हर्षित, तब पॉसिबल नहीं, तब एक पुश मिलेगी, बॉडी ऊपर जाएगी और फिर जाकर इमर्ज कर फ्लोट करेगी। चलिए बहुत क्वेश्चन हो गए, रब कर रहे हैं। तभी करेगी ना अगर मतलब वो
पार्शियली इमर्स्ड होगी। बिल्कुल, फिर पार्शियली इमर्ज हो, फुल्ली इमर्ज होके नहीं करेगी। हाँ, और बताइए। सर जैसे नॉर्मल ओशंस में आदमी जाता है, बट सर एक डेड सी है उसमें फ्लोट करता है, क्यों? दोबारा एक बार बोलो। सर जो नॉर्मल ओशंस होते हैं उसमें आदमी डूब जाता है अगर जाएंगे तो, बट सर एक डेड सी है उसमें फ्लोट करता है, क्यों? डेड सी में बेसिकली जो वाटर है ना उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसमें मिनरल्स बहुत मिले, मैं मिनरल का नाम भूल गया, उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से डेड सी की डेंसिटी बहुत है। तो डेड सी में ये वाला हो जाता है कि वहाँ जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए फ्लोट करता रहता है, सिंक नहीं करता। वरना वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी 1000 से ज्यादा है, तो ह्यूमन बॉडी सिंक कर देगी, बट डेड सी में डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, सॉल्ट वाटर से भी फर्क पड़ता है, सॉल्ट वाटर की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। चलो, खत्म क्वेश्चन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपके सीखने में जो चीज होती है ना वो आपके डिस्कशंस होते हैं। मतलब ये डिस्कशंस बेसिकली डिफरेंस बनाते हैं फिजिक्स में और हिस्ट्री में। अच्छा, क्वेश्चंस बनाए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बताएगा कि टाइटैनिक सिंक क्यों हुआ था। टाइटैनिक क्यों सिंक हुआ था वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से मिल जाएगा। सो लिखना शुरू कीजिए और जितना सीखा है ना उसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। The density of ice is 917 kg per meter cube. What fraction of ice lies below water? Density of seawater is 1024 kg per meter cube. What fraction of iceberg do we see assuming it has same density as ordinary ice? हर्षित, मैं जस्ट अभी डिस्कस करता हूँ, पहले मैं न्यूमेरिकल का करा। ओके ओके। यार देखो, पहला काम करो, इस न्यूमेरिकल के लिए ना एक रफ स्केच बनाओ। बोलो मैं 1 मिनट बाद सॉल्व करना शुरू करूंगा, उससे पहले आप एक रफ स्केच बनाइए। प्रॉब्लम को ब्रेक करना सीखो। अब भी आप में से कुछ लोगों की तो स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन अब भी कई लोग हैं उनसे नहीं होते बिल्कुल सॉल्व। इसको ब्रेक करो, न्यूमेरिकल को ब्रेक करो पार्ट्स। पहले एक रफ स्केच बनाओ, फिर देखो वो पूछ क्या रहा है, फिर एटलीस्ट लिखो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या थ्योरी यूज होगी। 1-1.5 मिनट में ये हो जाना चाहिए। रफ स्केच बनाओ, लिखो कि क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, मेंशन करो अपने नोट्स में, फिर ये लिखो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या क्या थ्योरीज यहाँ यूज हो रही।
चलिए, अब तक आपने ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि क्या है। भाई ये वाटर है। देखो, अगर आप न्यूमेरिकल को ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर आप न्यूमेरिकल हैंडल नहीं कर सकते, आप सिर्फ रटते चले जाओगे। जब तक मैं सॉल्व करूंगा आपके समझ में आएगा, जो न्यूमेरिकल आपको खुद सॉल्व करना होगा वो आपसे नहीं होगा। The density of ice is 917 kg per meter cube. This is water. ये आइसबर्ग है, इसे आपने डाल दिया। वो आपसे कह रहा है, इन शॉर्ट वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आइसबर्ग फ्लोट करता है ना वाटर में, तो आइसबर्ग का कितना पोर्शन है जो ऊपर होता है। कैस्पल का आंसर आ गया। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि जब आइसबर्ग फ्लोट करता है तो कितना पोर्शन है जो ऊपर होता है। तो V मैंने ले लिया, V इज, अच्छा पहले देख लो उसके गिवन क्या क्या। भाई जिनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, पहला काम इतना किया करो, एटलीस्ट जो क्वेश्चन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाओ, लिखो क्या क्या गिवन है। आइस की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 kg per meter cube. डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1024 kg per meter cube, वाटर की डेंसिटी दी हुई है। अब आपको ये चाहिए जो ऊपर है ना वो कितना पोर्शन है। मानस आंसर ठीक है, कैस्पल इट्स ऑलमोस्ट करेक्ट। ओके, अभी देखते हैं। तो देखिए, V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस। V प्राइम वो वॉल्यूम है जो ऊपर है, V प्राइम इज वॉल्यूम ऑफ आइस अबव वाटर सरफेस। अच्छा बस मुझे अब ये बता दो कितना वॉल्यूम इमर्ज्ड है। टोटल V है वाटर सरफेस के ऊपर, ये वाला ऊपर वाला V प्राइम है। एक बार लिखकर बताओ जिन लोगों का अब तक आंसर नहीं आया, ऊपर कितना है, इमर्ज कितना है। एक हर्षित का आंसर आया, बस गौरव का आया, तिशा, दिव्यांशी, सुधांशु सब सो रहे हैं, अब्दुल हन्नान, हाँ आमना का आया। ओके, आपका नहीं आया। तिशा, V प्राइम थोड़ी ना होगा, मैं पूछ रहा हूँ जो इमर्ज है यार, V माइनस V प्राइम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज। तो जितना भी सॉलिड इमर्ज हो रहा है उसका वॉल्यूम है ये V माइनस V प्राइम। ओके, अब देखिए बॉडी फ्लोट कर रही है, तो फ्लोट करने के लिए वेट और बॉइंट फोर्स एग्जैक्टली इक्वल हो। बॉडी का वेट और बॉडी पर जो बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। वेट और बॉइंट फोर्स अगर इक्वल है तो बॉडी फ्लोट करना शुरू कर देगी। वेट क्या लिख सकते हैं आप बॉडी का, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, आइस ले रहे हो तो आइस की डेंसिटी इनटू G। बॉइंट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस विच इज V माइनस V प्राइम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो बेसिकली वाटर है, इट गेट्स कैंसल्ड आउट। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी इज 917, इट्स V माइनस V प्राइम इज सिग्मा लिक्विड। सिग्मा लिक्विड इज बेसिकली 1024, इट्स 1024। आप रेशियो ले लीजिए, so 917 by 1024 is V minus V prime over V.
आप अलग कर सकते हैं, v by v और v prime by v अलग कर दो. So that's 917 by 1024. It's v by v minus v prime by v. v by v is 1. तो ये आ गया 917 by 1024. It's 1 minus v prime by v. So से आप राइट में ले जाइए, लेफ्ट में ले आइए. v prime by v is 1 minus 917 by 1024. So 1024 minus 917 आ गया 107 by 1024. इतना फ्रैक्शन ऊपर. इसको अगर कन्वर्ट करोगे ना यार, 0.10 के आसपास कुछ होता है, कुछ 0.1 के आसपास आएगा. जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग अबव लिक्विड सरफेस. तो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो फ्रैक्शन है, दैट फ्रैक्शन इज v प्राइम. तो परसेंटेज ऑफ आइसबर्ग अबव लिक्विड सरफेस, percentage of iceberg above liquid surface. तो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो आइसबर्ग का परसेंटेज होगा वो होगा v प्राइम by v into 100. So that's 0.10 into 100. That is around 10%. तो जब आइसबर्ग वाटर में होता है ना, तो सिर्फ 10% पोर्शन जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, दैट्स रफली द 10% ऑफ द टोटल मास, टोटल साइज ऑफ द आइसबर्ग. सिर्फ 10% पोर्शन ऊपर होता है, द रेस्ट 90% पोर्शन इमर्ज करता है. डाउट्स बताइए मुझे इसमें. जैसे दिव्यांशी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पूरी कैलकुलेशन में. अब्दुल हन्नान का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, पता नहीं समझ में आया नहीं आया आपका. अच्छा, आ गया था अब्दुल हन्नान. जानवी का कोई रिस्पांस नहीं है, मतलब नहीं समझ में आता है कि आया नहीं आया. सर अगर सेम क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग अबव वाटर सरफेस निकालना हो, वॉल्यूम अब फ्रैक्शन निकाल सकते हैं यार. वॉल्यूम तो यहाँ से निकाल सकते हो. v प्राइम इज, इसको जरा इस टर्म को v से मल्टीप्लाई कर दो. बट उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट ये पता हो कि वॉल्यूम था कितना, टोटल कितना था, तभी तो बताओगे कितना ऊपर था. अगर वो कह रहा है 100 था. सर हाँ हर्षित. सर आपने v माइनस वी प्राइम ये डेंसिटी ऑफ आइस के साथ क्यों लिया और आपने वो लिक्विड के साथ क्यों लिया? हाँ, so मैं कभी कभी ना. ओके युवराज, अब हुआ. जो वेट है ना, तो ऐसे ही लिखोगे भाई, मास ऑफ बॉडी इनटू जी. बॉइंट फोर्स ऐसे ही तो लिखते हैं, वेट ऑफ या ऐसे लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, अच्छा. इसको आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. हाँ जी हर्षित, हुआ. सर मैं पूछ रहा था कि v माइनस वी प्राइम डेंसिटी ऑफ लिक्विड के साथ क्यों आया, आइस के साथ क्यों नहीं आया? अबे क्यों आएगा? पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला बता जल्दी से हर्षित. सर v इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी. कहाँ लिखा है, किसने लिखवाया था ये? सॉरी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी. ठीक है. तो युवराज देखो, आंसर तो अब भी तुम्हारा वेरिएबल की टर्म्स में नहीं है. तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ लिखा है फ्रैक्शन कैलकुलेट करना. इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन में एक एक वर्ड ढंग से देखा करो. एक लाइन भी मिस करोगे तो वो परेशान करेगी. सर मैं डेंसिटी में घुस गया था कि डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल के कुछ होगा या वैसे होगा. अप्रोच, ये सही अप्रोच ही तो पकड़नी होती है. सर अगर बॉडी पार्शियली इमर्ज्ड है या फुली इमर्ज्ड है, दोनों कंडीशंस में अपना पूरा का पूरा वेट लगाएगी नीचे. वेट तो पूरा ही एक्ट करेगा. वेट तो, अर्थ को क्या मतलब वाटर से? अर्थ को तो बॉडी के मास से मतलब है. मास है तो अर्थ तो खींचेगी अपनी तरफ.
ओके सर। हाँ जी कैस्पल, आप बताइए कुछ कह रहे थे सर मेरा मैसेज मिला आपको? आपका? हाँ आपका वो आंसर समझ गया मैं, आपने आंसर दिया था तभी मैं समझ गया था आप क्या दे रहे हैं। अच्छा ओके सर। हाँ अब्दुल्ला बताइए। सर मैंने एक डाउट पूछा था, आपने बोला था क्वेश्चन क्या बताओगे? हाँ बस मैं क्वेश्चन खत्म कर लूँ, एक अब्दुल्ला का कुछ अटका हुआ है, अब्दुल्ला बहुत लंबा कुछ टाइप कर रहा है शायद। चलो 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 चलो। हाँ तो देखो वो जो कॉर्प्स है ना वो सिर्फ इसीलिए डेड बॉडी सिर्फ इसलिए फ्लोट करने लगती है, पहले तो सिंक कर जाती है फिर वो फ्लोट करती है। उसके अंदर जब वाटर बहुत ज्यादा भर जाता है तो डेड बॉडी की डेंसिटी ऑलमोस्ट वाटर की डेंसिटी के आसपास आ जाती है, बिल्कुल वाटर। मतलब किसी भी इंसान की बात करें, मतलब उसकी डेड बॉडी फ्लोट ही करेगी। ओके ओके। वाटर फिल करने की वजह से स्वेल कर जाती है। चलो भाई इसको मैं रब कर रहा हूँ। सर वैसे जो हमने अभी ये निकाला था 10%, तो ये जो फ्रैक्शन था ये किस चीज का फ्रैक्शन है? मतलब 10% वेट है? 10% ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का फ्रैक्शन है। ओके ओके यस सर। ये है ना 10%। 10% आइसबर्ग ऊपर होता है, यही तो रीजन था टाइटैनिक के डूबने का। उसे आइसबर्ग दिखा, उसे छोटा सा आइसबर्ग दिखा ऊपर, तो उसने एक्सपेक्ट किया कि आइसबर्ग छोटा सा है तोड़ता हुआ निकल जाएगा, बहुत बड़ा शिप है। बट एक्चुअल ये कि वो 10% ही तो होता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, द रेस्ट 90% इज विद इन। सर यस। ये रेगुलर अगर शेप होता तो हाइट का रेशियो भी निकाल सकते थे। हाँ बिल्कुल हाइट का रेशियो भी ओके सर। ऑफ प्रोटेक्शन अगर से ये लड़का सोचता है। अच्छा भाई नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में ना मैं एक नहीं दो बॉडीज डालूंगा, अब दो लिक्विड डालूंगा और दोनों लिक्विड में आपको देखना है बॉइंट फोर्स क्या होगी। अभी तक तो एक लिक्विड था एक बॉडी थी, अब दो लिक्विड होंगे और एक बॉडी होगी। देखो मैं फॉर्मूला बेस नहीं दे रहा यार, फॉर्मूला बेस तो पहला मैंने करके तुम्हें सिखा दिया, अब फॉर्मूला बेस नहीं देना। नेक्स्ट देखिए, अ टैंक contains water and mercury। तो भाई वाटर भी है टैंक में और मर्क्यूरी भी, एज शोन इन फिगर। an iron cube of edge 6 centimeter is in equilibrium as shown। What is, बस मैं एक सेकेंड मानसवन अब्दुल्ला मैं इसको लिख लूँ फिर मैं देखता हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। What is the fraction of Q inside mercury? मर्क्यूरी भाई डेंसिटी जो है आयरन की इट्स 7.7 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube, और डेंसिटी जो मर्क्यूरी की है दैट इज 13.6 into 10 raised power 3 kg per meter cube। अच्छा डेंसिटी देखकर बता सकते हो मुझे, अगर इसे मैं पूरा इमर्ज कर दूं तो ये सिंक करेगा या ऊपर पुश पुश मिल जाएगी? क्या कहा? पुश करेगा। हाँ ऊपर पुश मिलेगा। अब देखो न्यूमेरिकल्स जब होते हैं ना तो उसमें दो तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक वो होता है जहां आपको मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स आती हैं जो लास्ट न्यूमेरिकल था, एक वो न्यूमेरिकल होता है जब मैथमेटिक्स से पहले थ्योरी परेशान कर देगी कि ये क्या क्या है। दो लिक्विड डाल दिए, ऊपर वाटर है, वाटर क्या दो ये वाटर है, मतलब एटलीस्ट इतने टाइम में ना तुम्हें इतना मेच्योर हो जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल पढ़ के तुम्हें ये समझ में आए कि ये
कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पर? मैथमेटिकली बड़ा इशू है या पहले कंसेप्चुअली ही नहीं हिलेगा कि कैसे सॉल्व करें? क्या लग रहा है तुम्हें यहाँ? मैथमेटिकल इशू बड़ा है या कंसेप्चुअली? मैंने जरा वीडियो ऑफ कर दिया है, कुछ बच्चों का इंटरनेट अब्दुल्ला का पर्टिकुलरली बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ जी, क्या लगता है, मैथमेटिकली साउंड है या अभी तक हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था? सर सर कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली लग रहा है मुझे तो। लोग मैथमेटिकली लग रहा है, मेत्री कह रही है कॉन्सेप्ट का इशू है। देखो मुझे भी ना कॉन्सेप्ट वाला इशू लग रहा है। दो लिक्विड्स हैं, वाटर भी और मर्क्यूरी भी। मैंने तुम्हें एक लिक्विड में बताया था, एक लिक्विड में कैसे तुम वो लोगे पॉइंट फोर्स। तो अगर दो लिक्विड दे दे तो तुम सिर्फ एक काम करो, तुम्हारी जो बॉडी है तुम्हें ये बस पता होना चाहिए कि पहले लिक्विड में कितनी इमर्ज्ड और दूसरे में कितनी इमर्ज्ड होगी। क्यूब है, सारी साइड सेम होगी, ये 6 है। तो ये बता दो, अगर ये x तो ये कितना हुआ? 6 minus x. माइनस एक्स। माइनस एक्स 6 minus x. EQ मैंने कहाँ लिखा है? an iron cube of H is in equilibrium. EQ यार मैं equilibrium को EQ लिख देता हूँ, 6 minus x. एरिया कुछ मान लो, A मान लेते हैं। तो तुम मेरे ख्याल से वाटर में कितना वॉल्यूम इमर्ज हो रहा है वो निकाल सकते हो। निकाल लोगे ना? एरिया इंटू एक्स, जितना बॉडी का वॉल्यूम उतना ही तो वॉल्यूम वाटर में है। यस सर। और ये वाला जो वॉल्यूम है नीचे वाला, ये वॉल्यूम किसके अंदर है? मर्क्यूरी के अंदर। तो दोनों का पॉइंट फोर्स ले लो, वाटर का भी पॉइंट फोर्स ले लो, मर्क्यूरी का भी पॉइंट फोर्स ले लो और उसे वेट से इक्वेट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो कंसेप्चुअल जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी। अब प्रॉब्लम रह गई मैथ्स की, अब वो मैं कुछ में हेल्प नहीं करूंगा। करो। सर यस सर एवरेज डेंसिटी से हो सकता है? ना, एवरेज डेंसिटी बहुत खतरनाक चीज है, कुछ जगह काम करता है कुछ जगह नहीं करता। सिखाऊंगा फ्राइडे वाली क्लास में कि एवरेज डेंसिटी कम कब आती है कब नहीं आती, तो खतरनाक चीज है वो। सर यस सर अभी आपने क्या कहा वो रिपीट कर देंगे? कुछ तो कहते ही रहता हूँ। मैंने कहा कि ये इसको डाल दिया हमने, क्यूब को डाल दिया ना। यस सर। तो क्यूब का जो ऊपर वाला पोर्शन है यार वो वाटर में, तो उसके ऊपर वाटर लगाएगा पॉइंट फोर्स ऊपर। अब वाटर के अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? क्यूब का एरिया साइड दी है तो एरिया तुम्हारे लिए परेशानी नहीं है, एरिया साइड स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ दी हुई है तो ऊपर वाला वॉल्यूम आ जाएगा, वाटर की वजह से पॉइंट फोर्स ले लो जो ऊपर होगी। अब्दुल्ला सुनते रहो। नीचे वाला जो पोर्शन है वो मर्क्यूरी में, उसकी वजह से भी कुछ पॉइंट फोर्स ले लो। तुम्हें पता है एरिया, तुम्हें लेंथ पता है 6 - x, तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। ओके सर। दोनों पॉइंट फोर्स वेट को बैलेंस करेंगे। हाँ गौरव बताओ, डाउट बताओ, डाउट क्या है? सर इसमें मर्क्यूरी जो वाटर पे प्रेशर अप्लाई करेगा और वाटर जो मर्क्यूरी में प्रेशर अप्लाई करेगी वो अलग होगी, तो कैंसल आउट नहीं होगी। तो उस प्रेशर को हम वो लेंगे इन टर्म्स में। हाँ ना, तुम्हें वाटर मर्क्यूरी पे लगाया, मर्क्यूरी वाटर पे लगा, उससे क्या मतलब? हमारा मसला तो क्यूब के साथ है, क्यों बेचारे वाटर मर्क्यूरी की परेशानी ले रहे हो? हम तो क्यूब को डील कर रहे हैं ना। तो वाटर और मर्क्यूरी के बीच में क्या है रिलेशन, उससे क्या मतलब? ओके सर, ओके सर। ये ऐसा है कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। अब ए और बी सी के साथ क्या करते हैं, क्या मतलब? इनके बीच का मसला है ना। तुम्हें देखना है कि ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। मैथ्स तुम देखो, अब इस न्यूमेरिकल की मैथ्स खुद देखो, आसान है वैसे, मैथ्स टफ नहीं। युवराज आंसर चाहिए मुझे इस बार। तिशा, आमना, आमना तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे आंसर्स बड़े कम आते हैं आजकल। सर कर रही हूँ। कर रही हैं, आंसर तुम्हारे बहुत कम आते हैं। हाँ माइनसमैन, बॉडी तुम जो कह रहे थे, लंग्स में यार इतनी एयर नहीं होती कि आदमी को फ्लोट करा दे। बेचारे छोटे से लंग्स होते हैं, छोटी सी एयर जाती है, उसमें इतना पोल्यूशन भरा हुआ है, वो इतनी नहीं एयर की घुमा उसको फ्लोट करा दे। चलो मानस का आंसर आया कुछ 2.8 एंड 3.2। चलो एक मानस का आंसर मिला है मुझे अब तक। तो मैं कर रही हूँ सर। तुम कर रही हो। देखो अगर तुम्हें कोई एंट्रेंस नहीं भी देना है ना, तुम्हारा प्लान ये है कि 12th करने के बाद
स्ट्रीम चेंज कर लोगे या कुछ भी कर लोगे, ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स हमेशा काम आएगी। एक बार दिमाग चलना शुरू हो जाता है तो हर चीज में चलता है, सिर्फ नीट और जेई में नहीं, हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मेत्री का आया 1.7। ओके मेत्री, चेक करते हैं अभी। मानस और मेत्री 2 आंसर है, 4-5 आंसर हो जाएंगे तो फिर मैं करना शुरू करूंगा। चलिए, अनुभव का आंसर आया। मानस और कैस्पल का एग्जैक्ट है। मेत्री कुछ गड़बड़ है आंसर में? नहीं, शायद ठीक है, मेत्री का भी कुछ कुछ ठीक है, अनुभव गड़बड़ है आंसर। चलो एटलीस्ट ट्राई तो किया। चलो सुनो, तो यहाँ ऐसे करेंगे, इस बॉडी पर 2 बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही होंगी। एक बॉइंट फोर्स बॉडी पर वाटर लगाएगा, एक बॉइंट फोर्स बॉडी पर मर्क्यूरी लगाएगा, जो बॉडी के वेट के इक्वल होना चाहिए। बॉइंट फोर्स निकालने का तरीका क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इमर्ज्ड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड multiplied by density of water multiplied by G। फिर यहां पर वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड multiplied by density of mercury multiplied by G। वेट चाहिए, वेट क्या होता है? मास। भाई वेट होता है तो mg है, मास लिख दो। पूरा बॉडी का वॉल्यूम, वेट तो पूरे का चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज कैसे निकालोगे? वाटर में, वाटर में लेंथ कितनी है? x, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये आ गया ax, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। बॉडी इमर्ज कितना है मर्क्यूरी में? एरिया a, लेंथ 6 - x, तो ऐसे लिख सकते हो a मल्टीप्लाइड बाय 6 - x इनटू डेंसिटी इनटू जी। बॉडी का टोटल वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टोटल लेंथ कितनी है? 6। बस यार मैं एक गड़बड़ कर रहा हूँ, ये ना इसको यूनिट कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन चूंकि दोनों साइड सेम कहानी है तो फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा। एरिया इनटू टोटल लेंथ इज 6 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। देखो जो टर्म्स तीनों में आ रही है उसे तो पहले काट दो, रो रो जी 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 कैंसिल, एरिया 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 कैंसिल। कन्वर्जन फैक्टर देखो यहाँ भी आएगा, x है ना सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तीनों में 10⁻⁻² आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने कन्वर्ट करेंगे। अब वाटर दिया है आपको ऊपर, तो वाटर की डेंसिटी आप जानते हैं 1000 है, तो ये 1000x आ गया। ये 6 - x है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है 13.6 × 10⁻3। इट्स 6 into बॉडी की डेंसिटी, बॉडी इज बेसिकली आयरन,
7.7 into 10 raised to the power 3. तो हमें x चाहिए, तो इसको तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को मिलाकर 1000 कॉमन ले सकते हैं। It's x plus, it's 6 minus x into 13.6. 6 into 7.7 into 10 raised to the power 3. इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 6 plus 6 minus x into 13.6 is 6 into 7.7. भाई इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 into 10 raised to the power minus 3. ये आंसर आ जाएगा सर। यस कैस्पर। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें आयरन को। हम जैसे करते थे ना कि टोटल वाज 216 ml में अगर रो टाइम्स वी वेट होगा तो 1 ml में उतना होगा। फिर अगर हम उसी पार्ट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करें जो वाटर में होगा, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके उसके ऊपर से भी करके तो आ सकता यार असल में तुम एक जगह ऐसी जगह जाके अटक जाओगे। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, कि ऊपर वाले पोर्शन की बाइंड फोर्स ऊपर वाले वेट को बैलेंस करेगी, नीचे वाले पोर्शन की बाइंड फोर्स नीचे वाले वेट को बैलेंस करेगी, यही कह रहे हो ना? ऐसे नीचे वाले को बिना कंसिडर किए ही। हाँ लेकिन एक बात ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले की बाइंड फोर्स ऊपर वाले के वेट से कम हो, लेकिन नीचे वाले की बाइंड फोर्स नीचे वाले के वेट से ज्यादा है, तो दोनों बाइंड फोर्स मिलकर इसको बैलेंस कर दें। यस हो सकता है ना? यस। तो उस पॉसिबिलिटी से बचने के लिए अब्दुल्ला हमें करना चाहिए था, लेकिन देख रहे हो ये 6 जो है यहाँ पर 6, यहाँ भी 10 रेज टू द पावर -2 आएगा, यहाँ भी 10 रेज पावर -2 आएगा और यहाँ भी 10 रेज टू द पावर -2, तो कैंसिल हो जाएगा। जब सेम यूनिट्स दोनों साइड है तो इसलिए कन्वर्जन नहीं किया मैंने। सर यस मित्री। ये जो 3.2 आंसर आया सर आपका एग्जैक्ट आया है? मेरा नहीं आया, मैं तो अब इतना ही है आंसर, इतना ही है। ओके एग्जैक्ट नहीं, ऊपर नीचे कुछ होगा। नहीं यार मानस में चेक करो, नेगेटिव का तो स्कोप ही नहीं है, नेगेटिव नहीं आया। अच्छा x चाहिए यहाँ, उसको 6 - x कर लो, मैंने तो x निकाल दिया। हाँ हाँ 6 - x कर दिया। थ्री 3.2 आया गौरव, एक बार चेक कर लेना। ठीक है ठीक है, चलो आज में से यही छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास। सर यस मानसमन। हाँ, तो फिर मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया ना 13.6 को 6 से, तो फिर वो 81.6 आ रहा था। और फिर जब मैंने उसको उधर सेंड किया तो वो नेगेटिव आ रहा था। लेकिन ये भी तो हो जाएगा -13.6, तो ये भी तो नेगेटिव आएगा, -12.6। ये क्यों भूल गए? x -13.6 x, तो -12.6 x। -1। यस सर। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव आएगा। अच्छा x 2.8 है, x तुम लोगों के लिए छोड़ो, मेरे पास अब टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास है। x कोई कह रहा है 2.8 आएगा, देख लेना x 2.8 या 3.2 में से कुछ एक आएगा। चलो मैं आज यही छोड़ो, ये कंप्लीट हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। 2 न्यूमेरिकल मैं एज एन असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, करके देखना उसे सॉल्व, और फिर उसके बाद कल से हम विस्कोसिटी स्टार्ट करें। सर आंसर 2.8 मतलब और हो सकता है? 2.8। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।